सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू से संबंधित एक दो सवाल तो प्रत्येक शिफ्ट में टकरा ही जाएगा। क्योंकि साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो 25 क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आपका टफ लेवल का होगा, ये संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही नॉमिनल लगते हैं, लेकिन मेरे मित्र आपके माइंड में क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और उसी में से एक टॉपिक आपका पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का अपने माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित कहीं पे भी सवाल आ सकता है। तो ऐसे में ये वीडियो आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वही सेम चीज आपके एग्जाम में भी आएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और साथ ही पीडीएफ को संभाल के रखते हैं। तो कहेंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। हम लोग का टॉपिक है पीएच वैल्यू। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही आएगा कि गुरुजी ये जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, ये क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग किसी भी बिलियन की बात करते हैं तो उस बिलियन की अपनी प्रकृति होती है। सॉल्यूशन चला, जैसे कि पानी में चीनी घोल दो तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा पानी और चीनी का बिलियन तैयार हो गया। अब पानी में सर अम्ल घोल दो तो आप कहेंगे गुरुजी ये अम्लीय बिलियन हो गया। तो मेरे मित्र जब हम बिलियन की बात करते हैं तो बिलियन की अलग अलग प्रकृति होती है, और उसी में से जो आपका अम्लीय बिलियन और क्षारीय बिलियन होता है उसकी पावर कितनी है, इस बात को कौन बताता है, सर उसका पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान बताता है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को कौन दर्शा रहा है, आप कहेंगे सर पीएच वैल्यू दर्शा रहा है। तो जब भी सवाल पूछा जाए कि पीएच वैल्यू क्या होता है तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे किसी विलयन की किसी विलयन की किसी विलयन की अम्लता किसी विलयन की अम्लता एवं एवं क्षारकीयता को दर्शाता है। पीएच वैल्यू किसको दर्शाता है, आप कहेंगे किसी विलयन की अम्लता और क्षारकीयता को दर्शाता है। अब कोई भी विलयन हमारा कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, इस बात का पता कैसे चलेगा, आप कहेंगे पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान से चलेगा। कैसे चलेगा, पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान से चलेगा। एक्चुअली में मेरे मित्र जो पीएच वैल्यू होते हैं, अगर आप इस पीएच का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। और आपके एग्जाम में ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि पीएच में जो पी है, पीएच में जो पी है इसका मतलब क्या होता है। जो आप पीएच लिखते हैं इसमें जो ये पी देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, तो मेरे मित्र इसका मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज। और ये जो पोटेंज है इसको पुंसास भी बोलते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे ये क्या है, तो सर एक जर्मन शब्द है। क्या है, जर्मन शब्द है। और अर्थ इसका क्या होता है, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा, इसका अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर। क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर। और जो पीएच है, जो पीएच है इसका फुल फॉर्म अगर आप यहां पे लिखना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी आपने बोला कि पीएच वैल्यू जो है वो किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारकीयता को दर्शाता है, और आप यहां पे कह रहे हैं कि पीएच का जो फुल फॉर्म होता है उसमें पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है। ये अम्लता और क्षारीयता कहां चला गया। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि कोई भी पदार्थ एसिडिक होगा तो उसमें क्या होंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी H प्लस आयन होंगे। एसिडिक होगा तो क्या होंगे, आप कहेंगे H प्लस आयन होंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा आपका अजीब टाइप से हो गया है तो इसको इरेज करते हैं। और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अम्ल है तो उसमें H प्लस आयन मौजूद होगा, और अगर कोई पदार्थ या कोई विलयन क्षारीय विलयन है तो उसमें क्या होगा, OH माइनस आयन आपका मौजूद होगा। तो मेरे मित्र एक्चुअल में जो पीएच वैल्यू होता है किसी भी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की, वो उसमें आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, या आप कह सकते हो उसके हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बताता है, उसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन कितनी है और कितनी नहीं है। तो हम लोग सरल शब्दों में ये कहते हैं कि सर पीएच वैल्यू एक्चुअल में मतलब पूरा घुमा फिरा करके कोई भी अम्लीय विलयन या कोई भी क्षारीय विलयन कितना पावरफुल है इसको बताता है। और ये क्या है सर, एक सर मान है, एक वैल्यू है, आप कह सकते हो प्राकृत संख्या है, मतलब आपको सर नंबर के रूप में देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन इसकी जो रेटिंग है वो सुनिश्चित है। तो
तो आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं कि रेटिंग सुनिश्चित होगी और जो मान है वो अलग अलग दिखेगा। इसलिए मेरे मित्र, क्योंकि इस पीएच वैल्यू को मापने के लिए, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन को मापने के लिए, या किसी भी अम्लीय विलयन या किसी भी क्षारीय विलयन की पावर को मापने के लिए सर सोरेनसन ने आप लोगों से पहले ही प्रयास कर दिया था। किसको निर्माण करने में? पीएच स्केल के निर्माण करने में। तो आपको सर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पीएच वैल्यू हमको महत्वपूर्ण पदार्थ का कैसे पता चलेगा। आपको सिर्फ जो सोरेनसन साहब का स्केल है उसमें दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ का पीएच वैल्यू अपने माइंड में आसानी से सेट कर लेना है और आपके एग्जाम में वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी तब तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो पीएच वैल्यू होगी वो हम पीएच स्केल से मापेंगे। बिल्कुल मेरे मित्र, ना हो तो आप सभी यहां पे इस चीज को एरो मार करके लिख भी लेंगे। क्या लिखेंगे कि पीएच स्केल से पीएच वैल्यू पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला भी है इसके लिए। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो तो डायरेक्ट पीएच वैल्यू से होते हैं, तो हमें पहले क्या करना होगा? हमें सर पहले पीएच वैल्यू जो है, जो महत्वपूर्ण पदार्थ होंगे उसको समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने ये बताया कि ये जो पीएच मान है वो पीएच स्केल से पीएच वैल्यू का पता लगाया जाता है, तो ये जो पीएच स्केल है इसकी रेटिंग क्या होती है? मेरे भाई आप सभी ध्यान देना कि अगर आप बात करते हो पीएच स्केल की तो उसकी संरचना कुछ इस तरीके से दिखेगी। और आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस पीएच स्केल का खोज किसने करा? सर सोरेनसन ने करा। किसने? सोरेनसन ने। कब करा चला? 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। तो आपको ये ध्यान में हमेशा रखना होगा। अब सोरेनसन साहब ने जो ये पीएच स्केल की खोज करा तो मेरे मित्र इसमें उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक का रेटिंग दिया। 0 से लेकर के 14 तक का रेटिंग दिया। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक अनुमातांक होता है। अनुमातांक समझ रहे हो? चला इंची वगैरह तो नापते होगे, ज्योमेट्री बॉक्स में इंची मिला है ना सर, जो प्रैक्टिकल बॉक्स कहते हैं उसमें जो आपका सर रूलर होता है उसमें आपको बहुत सारा मीटर सेंटीमीटर कटिंग किया हुआ रहता है, तो उसी को हम रेटिंग बोलते हैं। जैसे कि किसी बल्ब पे होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसी तरीके से पीएच स्केल में 0 से लेकर के कहां तक आपका सर अनुमातांक होगा? आप कहेंगे सर रेटिंग 14 तक होगा। याद रखिएगा कि 0 से 14 के बीच में आप कहेंगे सर 7 जो है वो बीच में आएगा, यानी कि मध्य में आ जाएगा। क्या होगा? 7 जो है वो बीच में आ जाएगा, यानी कि मध्य में आ जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो ठीक है कि पीएच वैल्यू हम इस पीएच स्केल से मापेंगे, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो मेरे मित्र सोरेनसन साहब ने ये बताया क्या कि अगर हम लोग 7 से कम पीएच वैल्यू की बात करते हैं, मतलब 7 से 0 की तरफ आते हैं, तो जो आपका अम्ल में H+ आयन की सांद्रता होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। H+ आयन की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब ये हुआ कि जो भी चला अम्लीय विलयन होगा, जिस किसी में भी अम्ल होगा, उसका विलयन, उस विलयन का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम। और मेरे मित्र 7 से कम होगा तो इसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि आएगी। H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि आएगी। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 है, क्या है? 7, तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि पीएच वैल्यू 7 वाला जो विलयन होगा उसको उदासीन विलयन बोला जाता है। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 7 होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि बढ़ती हुई क्षारकता किसको प्रदर्शित कर रहा है? बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। तो आप देख रहे हैं गुरुजी 7 से हम 14 की तरफ जा रहे हैं। अरे चला एक बीच में 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर 7 से हम 14 की तरफ बढ़ेंगे तो 7 से ज्यादा की बात करेंगे। और मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कोई भी वैसा विलयन जो क्षारीय है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। 7 से ज्यादा होगी, ये चीज आप सबों को ध्यान में रखना होगा। अब ध्यान देना कि चूंकि देख रहे हो कि पीएच मान जब 7 से कम होता है तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, लेकिन जब पीएच मान 7 से ज्यादा हो रहा है
तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि कोई भी वैसा विलयन जिसका पीएच वैल्यू मतलब 0 है, ये क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी बहुत शक्तिशाली अम्लीय विलयन होगा, यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। अब सोचो कि किसी का पीएच वैल्यू जो है वो क्या है सर 14 है, तो आप क्या कहेंगे गुरुजी बहुत ज्यादा क्षारीय नेचर वाला हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक प्रकृति वाला हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेसिक होगा। और ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे 7 से पीएच वैल्यू ऊपर बढ़ेगा आप कहेंगे गुरुजी क्षारीयता बढ़ेगी, जैसे जैसे 7 से पीएच वैल्यू नीचे घटेगा आप कहेंगे सर अम्लता बढ़ेगी। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र क्या होता है कि आपके एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ के पीएच वैल्यू आपसे पूछ लिए जाते हैं कि फलाने का पीएच वैल्यू क्या है, चिलाने का पीएच वैल्यू क्या है, और आप सभी वहां फंसते नजर आते हैं। और मेरे मित्र अगर आप गौर से देखेंगे तो जितने भी आप एग्जाम दिए होंगे उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं सब पदार्थों से संबंधित पीएच वैल्यू आपको देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी तो याद ही नहीं रहता है, बिल्कुल याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको माइंड को कंसंट्रेट करके सर बोर्ड पे फोकस करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि बात करी गई है सर नींबू की, और मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है, नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.2 से 2.4 के बीच होता है। हालांकि एनसीईआरटी क्या अप्रूव करती है, एनसीईआरटी अप्रूव करती है 2.2, तो हम लोग को एनसीईआरटी के डाटा के अनुरूप ही चलना है। सर जी 2.2 होगा, अब ये बात तो हमारा याद ही नहीं रहता है कि नींबू का पीएच वैल्यू 2.2 होगा। तो मेरे मित्र आप ये बताओ कि कहीं पे भी घर में अगर कोई किसी को सर नजर उतारना होता है या आप नया नया दुकान देखते होंगे तो आप क्या देखते हैं कि सर नीचे में बहुत सारा मिर्ची होता है, नीचे में बहुत सारा मिर्ची होता है और ऊपर में क्या होता है सर, नींबू टंगा हुआ रहता है, मिर्ची नींबू इस तरीके से टंगा हुआ रहता है। तो आप जनरल तौर पे देखेंगे तो इसमें एक नींबू रहेगा और 3-4 मिर्ची रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तौर पे इसको देखना है क्योंकि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना है। क्या करिएगा आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जो हमारा हमारा शुभ काम होगा वहां पे हम क्या करेंगे, 2 नींबू और 2 मिर्ची लगाएंगे, 2 नींबू और 2 मिर्ची इस तरीके से टांगेंगे। मेरे मित्र आप अपना घर बनवाएंगे नौकरी होने के बाद, ये नौकरी होने के बाद तो घर बनबे करोगे, चला सबको जरूरत होता है, बनलो रहेगा घर तैयो कहोगे कि एगो सेपरेट होना चाहिए, जीवन में कुछ किए नहीं है। तो जब घर बनवाओगे तो वहां पे क्या करना, 2 नींबू और 2 मिर्ची टांग देना। तो 2 नींबू और 2 मिर्ची, तो आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा कि नींबू का पीएच वैल्यू क्या होगा आप कहेंगे गुरुजी 2.2, क्या होगा 2.2। अब क्या होगा कि कभी कभी आपको एग्जाम में सवाल 2.4 दे करके भी पूछ लिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि किसके अनुपात में पूछा जा रहा है, मतलब अन्य पदार्थ क्या है, तो वहां पे आपको परेशान नहीं होना है। अगर सिर्फ और सिर्फ नींबू का पूछा जाए और 2.4 एक ही ऑप्शन हो तो आप 2.4 भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप कहेंगे गुरुजी ने बोला कि घर जब बनाएंगे तो 2 नींबू और 2 मिर्ची टांग देंगे गेट पे, नजर नहीं लगेगा चिल्ला, और आराम से सुख शांति से रहोगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खून की, बात करेंगे आंसू की, बात करेंगे लार की। तो मेरे मित्र इसके लिए बस आपको एक थोड़ा सा मतलब कह सकते हो सेंटेंस याद रखना होगा, सेंटेंस भी नहीं है, मतलब 3 गो शब्द याद रखना है। खून आंसू लार, खून को आप क्या कहोगे, रक्त भी कह सकते हो, रुधिर भी कह सकते हो। तो रक्त आंसू लार, रक्त आंसू लार 7.4, ध्यान देना कि लार से आपको क्या कर लेना है सर, 4 याद रख लेना है। तो रक्त आंसू लार 7.4, रक्त आंसू लार आप कहेंगे गुरुजी 7.4, लार आप कहेंगे गुरुजी सलीवा को बोला जा रहा है। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि जब आप लार की बात करते हैं, सलीवा की बात करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना होता है। इसलिए डिस्कशन करना होता है कि जो हमारी मुंह की पीएच वैल्यू होती है, खाने से पहले कुछ और होती है, खाने के बाद कुछ और हो जाती है। आप कहेंगे खाने से पहले, तो मेरे मित्र जब हम भोजन नहीं लेते हैं उससे पहले हमारे जो मुंह का सलाइवा होता है सर, उस सलाइवा का वैल्यू 7.4 होता है। सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है सर, 7.4 होता है। लेकिन जैसे ही सर हम लोग खाना खा लेते हैं, जो सलाइवा है उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि 5.8 हो जाता है। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा क्या कि खाने से पहले, यहां पे स्टार मार्क देकर के लिख लेंगे कि खाने से पहले सलीवा का पीएच वैल्यू कितना होगा,
आप कहेंगे 7.4, और खाने के बाद खाने के बाद जो आपका सलाइवा है इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 5.8, 5.8, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है मेरे मित्र दूध। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू 6.5 से 6.7 के बीच होता है, 6.5 से 6.7 के बीच होता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, तो फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू 6.5 से 6.7 लेते हैं, तो कई बार आपको एग्जाम में 6.5 देखने को मिल जाता है या फिर 6.6 देखने को मिल जाता है। तो हम लोग कई बार ये याद भी रखते हैं कि सर दूध का पीएच वैल्यू 6.6 होता है। अब ये कैसे याद रहेगा, तो मेरे मित्र अगर आप नियमित रूप से दूध पी रहे हो, और वैसे बंदे को टकरा दिया जाए जो नियमित रूप से दूध नहीं पी रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी जो पावर है वो थोड़ा बहुत तो अप एंड डाउन होगा। अब ये मत बोलना कि हम सर इंजेक्शन लगवा लेंगे, हम प्रोटीन खा लेंगे, वो सब बात की बात है, वो सब हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग सर इसको समझेंगे कि अगर हम लोग सर नियमित रूप से दूध पिए तो किसी का भी छक्का छुड़ा सकते हैं। छक्का छुड़ा सकते हैं मतलब क्या, 2-4 फाइट कभी भी दे सकते हो चला। तो आपको ये याद रखना है कि दूध पीने से हम किसी का भी छक्का छुड़ा सकते हैं। तो दूध का पीएच वैल्यू क्या होगा, 6.5 होगा। अब ध्यान देंगे कि दूध पीने से आप छक्का तो छुड़ा सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर मजबूत हो तो 5-7 आदमी को ऐसे भी देख सकते हो। तो याद रख लेना कि डिस्कशन हुआ था दूध के बारे में कि 6.6 या फिर 6.5 से 6.67 के 6.7 के बीच में इसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू होगी। अब शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, शुद्ध जल आपको खराबी ना करता है, ना तो ये एसिडिक होता है ना ही बेसिक, ये क्या होता है सर, न्यूट्रल। और आपने देखा है कि जो उदासीन विलयन है, न्यूट्रल है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। आप कहेंगे गुरुजी शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। अम्ल वर्षा, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर 5-6 बूंद वर्षा के रूप में अम्ल गिर जाए तो आप कहेंगे गुरुजी फिर तो अम्ले वर्षा हो जाएगा। कितना बूंद, 5-6 बूंद। तो अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है। याद रखिएगा जहां पे भी अम्ल वर्षा से संबंधित पीएच वैल्यू पूछे जाएंगे वहां पे ये कम शब्द लगा होगा, तो आपको माइंड में भी यही सेट कर लेना है। 5-6 बूंद एसिड अगर आपके शरीर पर गिर जाए तो आपको बर्बाद करने के लिए कम नहीं है चिल्ला। तो आप सभी कहेंगे सर बूंद के रूप में गिरेगा मतलब वर्षा होगा, तो अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगा। अब ध्यान देना कि जो टमाटर जूस है इसका पीएच वैल्यू आपका 4.1 होता है। कितना होता है, 4.1। ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग इसके एक रेंज की बात करते हैं तो 4.1 से 4.4 के बीच भी लिया जाता है, 4.1 से 4.4 के बीच भी लिया जाता है। तो मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अपने स्टूडेंट लाइफ में, बैचलर लाइफ में टमाटर खरीदने जाएंगे, सपोज करो कि आप आज चिकन बना रहे हो तो टमाटर कितना खरीद के लाओगे, आप कहेंगे गुरुजी 4-5 को मिल जाता था, हो जाता काम। 4-5 को इन द सेंस के 1-2 को डाल देते सर, सब्जी उब्जी जो भी चिकन विकन था उसमें, 2-4 को हम लोग क्या करते सर, सलाद बना लेते। तो मेरे भाई जब भी हमको टमाटर की जरूरत पड़ेगी तो आप कहेंगे गुरुजी 4-5 टमाटर में हो जाएगा, 4-5 टमाटर में हो जाएगा। तो 4 पॉइंट एगो और देगो तो क्या हो जाएगा सर, 5। तो याद रखना कि गुरुजी ने बताया था कि टमाटर का जो जूस है इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 4.1। कितना होगा, 4.1। कैसे समझेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तो 4-5 टमाटर से ज्यादा, आप बड़का भोज तो नहीं करेंगे बैचलर लाइफ में, तो 4-5 से ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 4-5 आपका क्या हो जाएगा, 5। और 4 और 1 के बीच में पॉइंट डाल देंगे तो टमाटर जूस का पीएच वैल्यू आ जाएगा। ऐसे रेंज पूछेगा तो 4.1 से 4.4। कॉफी का पीएच वैल्यू, मेरे मित्र सपोज करो अभी रिसेंटली एग्जाम खत्म हुआ है और जब आप पढ़ने लगते हो तो क्या होता है कि सर 5 कप चाय 5 कप कॉफी तो ऐसे ही पी लेते हैं, मतलब जगने के लिए। तो सपोज करो कि ग्रुप डी का एग्जाम देने जाओगे और उस वक्त प्रिपरेशन में आपको 5 कप कॉफी पीने का जरूरी पड़ जाए तो पी लेना चला, क्या है कि सवाल पूछा जाएगा तो बन जाएगा। कॉफी का पीएच वैल्यू आप कहेंगे 5.0। अब कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर सर का जो पीएच वैल्यू होता है, मतलब पूरे बॉडी का, हम ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं। तो मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है, आप सभी ध्यान में रखना सर, मानव शरीर का पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। और अगर
आप सही मायने में क्या हैं, तो आप कहेंगे सर हट्टे कट्टे हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, तो 7-8 आदमी को तो ऐसे ही देख लेंगे। तो 7-8 आदमी को कैसे देखिएगा, जब आपका शरीर तगड़ा रहेगा। तब मानव शरीर आप कहेंगे गुरुजी पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 के बीच होगा, यानी कि मानव शरीर जो है वो 7.0 से 7.8 पीएच वैल्यू के बीच कार्य करता है। अब कई बार सवाल आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो दंत क्षय स्टार्ट होता है। अब पीएच वैल्यू कितना कम होता है, तो याद रखना कि दंत क्षय इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुंह में जो खाने के सर अंश होते हैं वो क्या रहते हैं सर, जमा रह जाते हैं। किसी कारण से दांत वगैरह में फंसे हुए रह गए, हमने अच्छे तरीके से रिंस कुल्ला नहीं किया, तो वो जो खाने का अंश है वो हमारे मुंह में जो मौजूद सलाइवा है उससे उसके साथ बैक्टीरिया उत्पन्न कर लेता है, और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करता है सर, हमारा जो टूथ का इनामेल होता है उसके लेयर में होल करना शुरू कर देता है। अब मेरे मित्र जो आपका सलाइवा है वो खाने के बाद तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही दंत क्षय स्टार्ट होगी, आपके दांतों में सड़न स्टार्ट हो रही है, तो आप ये समझना कि जो मुंह की पीएच वैल्यू है वो क्या हो गई, 5.5 से कम हो गई। मुंह की पीएच वैल्यू क्या हो गई सर, 5.5 से कम हो गई, इसलिए सर क्या हो रहा है, टूथ डिके स्टार्ट हो रहा है, दंत क्षय स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि टूथ डिके कब स्टार्ट होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी जब मुंह का पीएच वैल्यू क्या हो जाए, 5.5 से कम हो जाए। अब ध्यान देंगे कि इसके अलावा कई बार आपके एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल मिल जाते हैं जिसकी आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हमने तो कभी चर्चा ही नहीं करा था। जैसे अभी हमने पीएच वैल्यू आपको बताया, तो ये इतने कॉमन है, आपने इसको आसानी से समझ लिया। कई बार आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के डिट्टो सवाल उठा करके दे जाते हैं, डिट्टो टेबल उठा करके दे जाते हैं, और मेरे मित्र याद रखना ये वाला टेबल को रट जाना, बिना किसी लाग लपेटा के, बिना किसी किंतु परंतु के। सर इस वाले चीज को आप रट जाएंगे, यहाँ पे जो भी पदार्थ के पीएच वैल्यू दिए हुए। ध्यान देना, मन में आ रहा होगा गुरुजी ये क्या है, ये कौन सा आप इंडिकेटर ले आए हैं। याद रखेंगे इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है, जो कि सर किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को उसके पीएच मान के रूप में दर्शाता है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। और अलग अलग जो आपका विलयन होता है उसकी अम्लता और क्षारीयता के आधार पर ये अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर से मिलकर के बना होता है। अम्ल क्षार सूचक की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, पीएच वैल्यू कैसे याद रखा जाए। तो बहुत सारा चीज एक साथ आपके माइंड में घस बजा जाएगा। बस इतना याद रखेंगे कि ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसमें अलग अलग पदार्थों का क्या किया जाता है सर, अलग अलग रंग प्रदर्शित किया जाता है उसके पीएच वैल्यू के हिसाब से, पीएच मान के हिसाब से। क्योंकि एनसीईआरटी का टेबल है तो मेरे मित्र ये आप सबों के लिए कंप्लीट भी है। ध्यान देंगे कि जठर रस से अगर पूछ दिया जाए कि जो जठर रस है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच वैल्यू आप कहेंगे गुरुजी 1.2। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है। अब ध्यान देना कि 1.2 से हमें नहीं भटकना है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि जो जठर रस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो क्या होते हैं सर, बहुत ही एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये हमारे पेट में क्या करते हैं, तो सर जो भोजन है उसका जो पाचन होता है और उसमें भी जो प्रोटीन का पाचन होता है उसमें पेप्सिनोजोन को एक्टिव करने में मदद करता है। तो मेरे मित्र जो जठर रस है उसका पीएच वैल्यू आप कहेंगे 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच वैल्यू मैंने आपको बोल ही दिया है, नया घर बनाओगे 2 मिर्ची 2 नींबू लगा लेना, 2.2। शुद्ध जल आप कहेंगे गुरुजी अगर पीने से कोई हानि ना है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7। रक्त आप कहेंगे गुरुजी खून आंसू रक्त आंसू लार 7.4। अब मिल्क ऑफ मैग्नेशिया याद रखेंगे, इसको कई बार सवाल पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच वैल्यू 10 होता है, क्योंकि ये कैसी होती है, आप कहेंगे क्षारीय प्रकृति की होती है। कई बार आपको इसका रेंज भी देखने को मिल जाता है 10.0 से 10.5 के बीच, तो घबराना नहीं है। अगर 10 रहे तो भी मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, और अगर 10.0 से 10.5 के बीच का कोई भी नंबर 10.4 हो तो आप कहेंगे गुरुजी ये भी मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का ही पीएच वैल्यू होगा, क्योंकि इसकी रेंज ही इतनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा क्षारीय विलयन है, तो मैंने आपको जो बताया था कि पीएच स्केल पे अगर किसी भी चीज का वैल्यू
या पीएच वैल्यू 14 हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो मेरे मित्र सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो NaOH है, ये आप कह सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस वजह से इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 14 होती है। कितनी? 14। तो मेरे मित्र अगर आप पीएच वैल्यू के बारे में सिर्फ इतना जान रहे हैं कि किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को बताता है, कैसे मापते हैं सर? पीएच स्केल से पीएच वैल्यू का पता लगाया जाता है, जिसमें 7 से कम अम्लीयता और 7 उदासीन और 7 से ज्यादा क्षारीयता है, और कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ के पीएच वैल्यू इस तरीके से हैं, और ये मेरे मित्र एनसीईआरटी का टेबल है। इतना अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानिए कि ग्रुप डी में पूछे गए कि एक सवाल को आप ढूंढ ढूंढ करके बनाएंगे। सिर्फ ग्रुप डी नहीं, जेई भी आप टैकल कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, क्वेश्चन कहां मिलेगा? तो सर जी क्वेश्चन आपका यहां मिलेगा। देखिएगा, पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है। तो शुद्ध जल से मेरे मित्र, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू आप सभी को अभी मैंने बताया है 7.0। सर ये उदासीन होता है। अब ध्यान देना, जठर रस का पीएच वैल्यू मैंने कितना बताया अभी? आप कहेंगे गुरुजी 1.2। NaOH का पीएच वैल्यू आप कहेंगे गुरुजी अभी हालांकि ये है 14 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू आप कहेंगे गुरुजी 10.0 ले सकते हैं, या फिर हम 10.4 ले सकते हैं, या फिर हम 10.5 ले सकते हैं। अब जो आपका NH4OH है, आप कहेंगे गुरुजी ये भी हमारा क्षार ही है, तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा ही होगा। क्या होगा? 7 से ज्यादा ही होगा। सवाल आपसे करा जा रहा है कि इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है? आप कहेंगे गुरुजी जठर रस का जो पीएच मान है ये शुद्ध जल से कम होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग डैश होता है। आप कहेंगे गुरुजी लगभग आवे क्या जरूरत है? ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो लार भोजन से पहले आप कहेंगे सर जी क्षारीय होता है तो 7.4 होगा। लार भोजन के बाद आप कहेंगे 5.8 होगा। टमाटर आप कहेंगे गुरुजी 4.1 लेंगे, और कॉफी आप कहेंगे 5 कप कॉफी तो पिए जाएंगे गुरुजी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करते करते। तो सही आंसर क्या होगा चला? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो आपका टमाटर जूस है, टमाटर का रस है, उसका पीएच वैल्यू क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है। बताइए चिला जी क्या कहिएगा? गुरुजी 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप कहेंगे गुरुजी 7 होता है। अगला सवाल देख लीजिएगा कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। अत्यधिक अम्लीय, आप कहेंगे गुरुजी अत्यधिक अम्लीय कह रहा है, मतलब 0 वाला जो वैल्यू होगा वो सबसे क्या होगा? आप कहेंगे ज्यादा अम्लीय होगा, और इसमें H प्लस आयन की भी क्षमता क्या होगी? सर ज्यादा होगी। अब अगर पूछ देता कि अत्यधिक क्षारीय मिश्रण का पीएच मान, आप कहते 14, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आरआरबी जेईई में सवाल पूछा गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2.2। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रक्त का पीएच मान 7.4 बिल्कुल सही है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 गलत होगा। मेरे मित्र सिरके का पीएच मान तो याद रखिएगा रेंज में होता है 2 से 3। कितना? 2 से 3, तो 2.2 है, तो ठीक है सर। दूध का पीएच मान आप कहेंगे अभी डिस्कस किए हैं, गलत कौन है? आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आपको पीएच वैल्यू का इतना सा कंसेप्ट है तो आप यकीन मानिए आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल आपसे 100% बनेंगे। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र अगर हमारे साथ एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, इस बैच में हम अभी 9th and 10th करा रहे हैं, और साथ ही हम इसमें 6 to 8 भी कराएंगे। तो अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस 9th 10th पे है, क्योंकि मेरे मित्र आपके एग्जाम का 70% सिलेबस सर इसी दोनों आपको क्लासेस से देखने को मिलते हैं।
तो अगर आप हमारे साथ सर एनसीईआरटी को कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस एनसीईआरटी 9th एंड मास्टर सॉल्यूशन बैच में, जो कि आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से मिल जाएगी। इसमें हम आपको क्या कराने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ईवीएस चारों पोर्शन होगा, लाइन बाय लाइन डिस्कशन, पूरा कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल, जो भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन होंगे, और एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th का चैप्टर वाइज पीडीएफ, मतलब जो बुक का पीडीएफ है वो सारा आपको मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो कि कंप्लीट मास्टर हो जाएगा ये आपका जो बैच है आपके लिए। और मेरे मित्र, इसको करने के बाद आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठो, आप यकीन मानिए सवाल आपसे बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही आपको ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।